हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात हो रही है। बट लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस और उसके बाद हम लोग ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विद कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस में जो कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, पहले उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। हमें फास्फोरस में पहला तो खुद फास्फोरस ही आता है, जो कि हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस में पढ़ चुके हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होने वाला। सेकंड कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, जो हम लोग ऑलरेडी ऑक्सी एसिड टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो आपको कुछ ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग यहां पर फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। हैलाइड्स में स्पेशली हम लोग क्लोराइड्स लेंगे। तो फास्फोरस के दो क्लोराइड्स हैं, ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। इसके अलावा जैसे अमोनिया NH3 पढ़ा था, वैसे मैंने बोला था फॉस्फीन PH3 हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहां पर लास्ट में जब मैं बात करूंगा तो फास्फोरस में कुछ और बातें जो आएंगी वो देखते हैं हम लोग। चलिए पहले हम लोग कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस स्टार्ट कर रहे हैं। और कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस में सबसे पहला जो कंपाउंड हमें पढ़ना है दैट इज फॉस्फीन। फॉस्फीन के लिए अगर मैं बात करूं तो फॉस्फीन में फास्फोरस का जो स्टेट आपको देखने को मिलेगा, वैसे तो फॉस्फीन आप देखो जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज PH3, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन फास्फोरस का EN अप्रोक्सीमेटली क्या होता है बेटा, सेम है ना, 2.1 2.1। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें ऑक्सी एसिड के टाइम पे भी आपको बताया था पीएच में से स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा, फास्फोरस होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन देखिएगा, हालांकि फॉस्फीन का प्रिपरेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलाइसिस वगैरह में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक बार फिर से वही रिवाइज हो रहा है, तो ये कोई नई रिएक्शन नहीं आने वाली, रिवीजन एक तरह से। ठीक है, अब देखिए ये पहला रिएक्शन कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड में हम लोग जानते हैं कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, इंडिविजुअल की स्टेट बता रहा हूं ना। कैल्शियम पे +2 है, फास्फोरस पे -3 है। वाटर को ब्रेक करो, H+ और OH- में H+ अटैक करेगा माइनस वाले पे तो PH3 बन के आ जाएगा, और OH अटैक करेगा +2 वाले पे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ऑलरेडी हाइड्रोलाइसिस में पड़ी हुई रिएक्शन है, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। देखिए ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, याद करें हमने हाइड्रोलाइसिस में पढ़ा था नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स के बारे में। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का वाटर के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, और इवन अल्कली मेटल में बेटर डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। कुछ याद आ रहा है? यस, वही रिएक्शन है। अब देखिए फास्फोरस कौन सी स्टेट में बेटा, 0, वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, बट अभी इस बार हमने अल्कलाइन मीडियम ले रखा है, रिएक्शन वही होगी। वाटर के साथ ये क्या बनाता था, एक तो H3PO2 बनाता था। क्या बनाता था? H3PO2, और साथ ही साथ क्या बनाता था, फॉस्फीन NaOH के साथ H3PO2 जो है उसकी बेसिसिटी 1 होती है, उसका एक H+ निकलेगा और एक Na ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, जहां पर फास्फोरस का स्टेट कितना है बेटा, +1 है ना, नाम याद रखें, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और साथ ही साथ आपको मिल रहा है PH3, जहां पर फास्फोरस की स्टेट कितनी बेटा, -3। याद करिए उस टाइम पर आपको बोला था मैंने, ये जो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन होते हैं ना, ये काम आएंगे ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 में रिस्पेक्टिवली। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन जब भी डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे, इनका जब रिडक्शन होगा तो मिनिमम स्टेट वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो मिनिमम स्टेट वाला तो -3 हो गया, सल्फर में -2, क्लोरीन में -1 वाला मिलेगा। और हायर स्टेट में फास्फोरस में +1, सल्फर में +2, क्लोरीन में मैंने +3 बोला था, याद आ रहा होगा कुछ, तो +1 और +5 वाले थे ना, कूल और हॉट कंडीशन के साथ, याद आ रहा है कुछ? तो ऐसा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखें PH3, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड P4 वेपर इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। ध्यान से सुने, प्योर फॉस्फीन जो होता है ना, प्योर फॉस्फीन जो होता है वो नॉन इनफ्लेमेबल होता है, मतलब वो जलता नहीं है। फ्लेमेबल बोलू, इनफ्लेमेबल बोलू, एक ही बात है, ठीक है ना। प्योर फॉस्फीन इज नॉन इनफ्लेमेबल, वो बर्न नहीं होता है। लेकिन जब फॉस्फीन का प्रिपरेशन होता है तो फॉस्फीन के साथ P2H4 या P4 वेपर्स की इंप्यूरिटीज मिल जाती है। अब जब ये इंप्यूरिटीज आती है ना, तो दीज इंप्यूरिटीज आर मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू फॉस्फीन, है ना, ये रिएक्टिव होती है दोनों इंप्यूरिटीज। अब जब ये रिएक्टिव है, याद करें व्हाइट फास्फोरस को तो हम ऐसे ओपन रख भी नहीं सकते, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके P2O5 बना लेता, बर्न हो जाता है। याद आ रहा है केमिल्यूमिनेसेंस पढ़ा था हम लोगों ने, फास्फोरेसेंस पढ़ा था, वैसी कंडीशन, ग्लो होता है जो। तो देखिए PH3 जो है उस जब प्योर फॉर्म में होगा तो नॉन इनफ्लेमेबल, मतलब ये बर्न नहीं होगा। लेकिन उसमें जनरली जब हम प्रिपेयर करते हैं इन मेथड से तो ये इंप्यूरिटीज मिलती है P4, P2H4, और ये इंप्यूरिटीज रिएक्टिव होती हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर रिएक्ट करती हैं और P2O5 बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? P2O5, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके P2O5 बोलूं,
P4O10 बोलूं, एक ही बात है। और वो P2O5 P4O10 जब बन रहा होगा तो इनका क्या हो रहा होगा बेटा, कंबस्शन, और उस कंबस्शन की वजह से ये बर्न होते हैं ना। तो प्योर फॉस्फीन इज नॉन इन्फ्लेमेबल, बट इम्प्योर फॉस्फीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इंप्योरिटीज बिकम्स फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल, ठीक है, एंड प्रोड्यूस स्मोक। वो जो P4O10 बनेगा उसका स्मोक प्रोड्यूस होगा। इसका एक यूज भी होता है, वो जो स्मोक बनता है ना उसको सिग्नल देने के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे कहीं पर, जैसे आपने रॉकेट देखे होंगे ना, रॉकेट जब जाता है तो उसके पीछे एक टेल दिखता है स्मोक का, ठीक है, ये एप्लीकेशन नहीं है वो, बट इसी तरह से। तो ऐसा क्या होता है कि सी वगैरह में, सबने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी होगी, कैप्टन जैक स्पैरो को जानते होंगे, है ना। तो ऐसा एक्चुअल में पायरेट्स होते हैं, ठीक है। जो पायरेट्स होते हैं, सपोज कोई शिपमेंट जा रहा है, ये इवन वॉर में भी कहीं दूर तक सिग्नल भेजना है और आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना, नेटवर्क नहीं आ रहा, फोन नहीं है, पहले फोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, इवन सी में अभी भी जाओगे तो फोन का तो कुछ काम होना नहीं है, ठीक है ना। तो आपको, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां से आप कोई नेटवर्क या ऐसा कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, आपको अर्जेंट हेल्प चाहिए, तो उसके लिए एक सिग्नल होता है जिसे होम्स सिग्नल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? होम्स सिग्नल। और उस होम सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, ये जो इम्प्योर फॉस्फीन होता है ना, इसका कंबस्शन होता है ना, इम्प्योर फॉस्फीन का कंबस्शन होता है, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? स्मोक। और वो स्मोक, जैसे रॉकेट का स्मोक, अपन रॉकेट पता नहीं अपने से कितनी दूर है, फिर भी हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? देख पाते हैं। वैसा ही ये जो सिग्नल होता है, ये दूर तक देखा जा सकता है और समझ जाते हैं कि ये एक सिग्नल की तरह वर्क कर रहा है और एक कुछ हेल्प चाहिए वहां पर। तो दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन वॉरफेयर टू प्रोड्यूस स्मोक, है ना। इस कॉम्बिनेशन को वॉरफेयर में, वॉर्स में यूज करते हैं स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं। टू प्रोड्यूस प्योर फॉस्फीन, अभी तो हमने बात करी थी कि जब प्रिपरेशन हो रहा था फॉस्फीन के साथ P2H4 या P4 की इंप्योरिटी मिल रही थी, बट हमें इम्प्योर फॉस्फीन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको हम कहीं पर भी ऐसे ओपन में रख नहीं पाएंगे, क्योंकि रखते ही वो क्या हो जाएगा बेटा, कंबस्शन आ जाएगा, उसमें स्मोक प्रोड्यूस होने लगेगा। तो हम उसे प्योरीफाई करना चाहते हैं। तो प्योरीफाई करने के लिए ठीक जैसा अमोनिया की रिएक्शंस पढ़ते थे ना बेटा, वैसा ही करना है। क्या करना है? देखिए, फर्स्ट इट इज एब्जॉर्ब्ड इन HI, है ना। PH3 का रिएक्शन किससे करा दिया? HI से करा दिया, ठीक है। ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? PH4I। और ये जो PH4I आया, इसको मैं रिएक्ट करा दूंगा, PH4I को रिएक्ट करा दूंगा अल्कली हाइड्रोक्साइड से। याद करें, अमोनिया की प्रिपरेशन पड़ी थी कि अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोक्साइड। याद करें, मैंने हेडिंग कटवा के चेंज कराई थी वहां पर। तो ये वैसे ही रिएक्शन है, अमोनियम के बदले फॉस्फोनियम सॉल्ट है और उसका अल्कली हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट करा दो, KI और PH4OH, KI और PH4OH। जैसे NH4OH को मैंने बोला था NH3 प्लस H2O लिख सकते हैं, वैसे PH4OH कैन बी रिटन एज PH3 प्लस H2O। अब ये जो फॉस्फीन हमें मिला है ना, ये कैसा है बेटा? प्योर फॉस्फीन। और ये प्योर फॉस्फीन नॉन इनफ्लेमेबल होगा, ये बर्न नहीं होगा। एक और खास बात, फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज की बारे में बात कर रहा हूं। जैसे ग्रुप 15 में फास्फोरस का हाइड्राइड हम देख रहे हैं, वैसे ग्रुप 16 में सल्फर का हाइड्राइड है, H2S भी पढ़ेंगे। दोनों में कुछ बात आती है। PH3 और H2S के स्मेल, मैंने बोला था डिस्टिंक्ट स्मेल होते हैं, अलग अलग स्मेल होते हैं हर कंपाउंड के, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो PH3 है, इसका स्मेल होता है रॉटन फिश लाइक स्मेल, सड़ी हुई मछली की तरह इसकी गंध होती है। तो इट इज रॉटन फिश लाइक स्मेल। और जो H2S आएगा, दैट इज रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है उसकी, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज देखिएगा, इट इज वीकली बेसिक, है ना, कम बेसिक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है हाइड्राइड्स में, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है P ब्लॉक में। इट इज वीकली बेसिक, लाइक अमोनिया गिव्स फॉस्फोनियम कंपाउंड्स, है ना। जैसे अभी हमने PH3 का HI से रिएक्शन कराया था तो PH4I बन गया था, इस बार HBr से करा दिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और आपको क्या मिल रहा है बेटा? सॉल्ट मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड, है ना, ये अलग अलग सॉल्ट लिए, मेटल सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड आर ऑब्टेन्ड, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा एक तरह से। आप देखिए, CuSO4 और PH3 का रिएक्शन कराया तो बेटा P पे -3 है भाई, कॉपर पे +2 है, सल्फेट पे -2 है, P पे -3 और H पे +1 है। अटैक करवा दो, ये H प्लस जाके इसके सल्फेट के -2 पे जाएगा तो क्या बना लेगा? H2SO4। और ये जो फॉस्फाइड वाला पार्ट है ना, ये कॉपर पे जाके चिपक जाएगा और क्या बना लेगा? कॉपर फॉस्फाइड। सेम मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, Hg पे +2 है तो उसका फॉस्फाइड बन जाएगा और जो Cl है वो H से जाके कंबाइन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? HCl। तो ये रिएक्शन आपको दे रखी है यहां पर, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म में मिलते हैं, कॉपर फॉस्फाइड वगैरह PPT फॉर्म में आपको मिलेगा। यूजेस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जो फर्स्ट यूज है ना,
होम सिग्नल का एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, पीएच3 के यूजेस में आपको मिलेगा। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन, आपके कंपटीशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, क्या होम सिग्नल का मैं नाम ले रहा था आपको कि जो मैंने बताया था वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन टाइप का जो चीज होता है कि कोई शिपमेंट जा रहा है सी में और वहां अचानक कुछ डेंजर आ गया और उन्हें सिग्नल भेजना है, तो बेटा वो सिग्नल कैसे भेजते हैं, वो स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस कराते हैं। क्या प्रोड्यूस कराते हैं? स्मोक स्क्रीन। वो जो हमने बात करी थी इम्प्योर फॉस्फीन से जो स्मोक निकल रहा होता है कंबस्शन से, वो यहां यूज आता है। एक्चुअल में ध्यान से सुनिएगा, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखिए या मूवीज देखी होंगी जहां पर शिप्स होते हैं बड़े बड़े, तो उन शिप्स पे आपको कुछ वुडन कंटेनर्स दिखते हैं, लकड़ी कैसे दिखते हैं कंटेनर्स। यस, वो जो कंटेनर्स होते हैं उनमें केमिकल्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं बेटा? केमिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और ज्यादातर इसलिए पूछा जाता है, इट इज द लाइफ सेविंग यूज बेटा। कभी भी इमरजेंसी के केस में आपकी लाइफ सेव कर सकता है या आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं इस यूज से, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वो जो वुडन कंटेनर्स होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं ये क्या है, डब्बे रखे हुए हैं, एक्चुअल में उन डब्बों में क्या भरा होता है बेटा? केमिकल्स। ठीक है, कौन से केमिकल होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड है, जब भी कोई डेंजर आता है तो क्या करना होता है? उन वुडन कंटेनर्स को उठा के पानी में, सी वाटर में फेंकना होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा डब्बा एज इट इज उठाया और सी वाटर में फेंक देना, ऐसा नहीं है ना। उस वुडन कंटेनर को पियर्स करके, उसमें छेद करके, है ना, छेदी सिंह बना के उसको फेंकना है पानी में। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसे ही फेंक दिया तो वो जो केमिकल है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो वुडन कंटेनर के अंदर है। तो आपको पियर्स करना है ताकि केमिकल वाटर के कांटेक्ट में आ सके, और वाटर के कांटेक्ट में आते ही इनका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और दोनों का हाइड्रोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं CA3P2 का हाइड्रोलाइसिस करा दूं, वाटर से अटैक करा दूं, तो अभी हमने फॉस्फीन का प्रिपरेशन ही पढ़ा बेटा, वो फॉस्फीन का प्रिपरेशन आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और PH3 आपको मिल गया, और साथ ही साथ ये जो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो ये एसिटिलाइड है, CaOH ट्वाइस मिलेगा, साथ में C2H2 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, सुने ध्यान से। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे ही ये केमिकल, वो कंटेनर का केमिकल वाटर के कांटेक्ट में आया, हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वहीं पानी में रह जाएगा। निकलेंगी गैसेस PH3 और C2H2। C2H2 केवल इनर्ट नेचर या कंबस्शन को हेल्प करने के लिए यहां पर लिया गया, इसका और कोई फर्दर यूज नहीं। हाँ, ये जो PH3 निकला, दिस विल बी इम्प्योर, ध्यान रखना है ना, प्रोड्यूस हो रहा है इम्प्योर फॉस्फीन। और इम्प्योर फॉस्फीन में आपको क्या मिलेगा? P2H4 एंड P4 के वेपर्स। तो जब ये राइज करेगा ना सी वाटर के लेवल से, जब ये गैस ऊपर उठेंगी, तो ये गैस जो है इम्प्योर फॉस्फीन की जो गैस है, मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही फास्फोरस का ऑक्साइड बन जाएगा P2O5 P4O10, जिसकी वजह से कंबशन की वजह से स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो वो स्मोक किसकी तरह काम करता है? एक सिग्नल की तरह, विच इज नोन एज होम्स सिग्नल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? होम्स सिग्नल, है ना, शर्लॉक होम्स नाम सुना होगा, उस तरह से होम सिग्नल यूज्ड इन वॉरफेयर टू प्रोड्यूस स्मोक। इसका एक और चीज बोलते हैं, वो जो स्मोक बन रहा है उसको स्मोक स्क्रीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मोक स्क्रीन, मतलब एक धुएं जैसा पर्दा, स्क्रीन टाइप का पूरा फॉर्म आपको देखने को मिलता है, सो स्मोक स्क्रीन बोलते हैं, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। आप देखें वो जो इंप्योरिटी थी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर P4O10 या P2O5 बना रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम ऑन टू हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, दो हैलाइड्स हैं, PCl3 और PCl5, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बट पहले हम PCl3 देख रहे हैं, सेम इसी पैटर्न में हम लोग PCl5 भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देख लें। फास्फोरस ट्राइहैलाइड PCl3, पहली बात तो यहां फास्फोरस पे स्टेट कितना है बेटा? +3, और दूसरा जो PCl5 आएगा उसमें आप देख रहे हैं फास्फोरस पे स्टेट कितना है बेटा? +5। ठीक है, दोनों स्टेट होते हैं। अब देखो दोनों की प्रिपरेशन में आपको साइमल्टेनियसली यहां समझा दे रहा हूं, जब स्लाइड आएगी PCl5 की वहां मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं। ठीक है, देखें प्रिपरेशन, देखें सबसे पहली बात, किसी भी एलिमेंट का हैलाइड बनाना है, किसी भी एलिमेंट का हैलाइड बनाना है तो सीधे उस एलिमेंट को हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दो, कंबशन करा दो, जनरली वो रिएक्ट कर लेते हैं। फास्फोरस का रिएक्शन डायरेक्ट क्लोरीन से PCl3 में, ठीक है, और यहां मैं PCl5 बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो PCl3 में ये हो जाएगा, PCl5 में भी क्या हो जाएगा? फास्फोरस, और डायरेक्ट किससे रिएक्शन करा दिया? Cl2 से। अभी आप देखो फास्फोरस 0 स्टेट में, क्लोरीन इससे कंबाइन हो रहा है, यहां कितना है बेटा? 6Cl2, यहां पर आएगा 10Cl2, है ना, बस बैलेंसिंग का फर्क है। जब आप फास्फोरस में लिमिटेड क्लोरीन पास करोगे तो लोअर हैलाइड मिलेगा,
और जब आप फास्फोरस में एक्सेस क्लोरीन पास करोगे तो हायर क्लोराइड आपको मिलेगा। यहां पर आपको मिल जाएगा 4PCl5 और यहां पर आपको मिल जाएगा 4PCl3। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। लोअर क्लोरीन ट्राइहेलाइड, हायर क्लोरीन मोर क्लोरीन पेंटाक्लोराइड, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहां पर भी और यहां पर भी जो सेकंड रिएक्शन लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से सुनेंगे, है ना। बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। P4 का रिएक्शन SOCl2 के साथ करा रहे, किससे करा रहे? SOCl2 से। यहां फास्फोरस कौन सी स्टेट में बेटा? 0। यहां पर भी P4 का रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पर रिएक्शन होगा SO2Cl2 से। किससे होगा? SO2Cl2, ठीक है। अब देखो, जब SOCl2 से रिएक्शन हो रहा है तो यहां पर आप एक बात समझिए, जो SOCl2 SO2Cl2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस से याद करिए, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये किसकी तरह काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह। और कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो तो E0 से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चलता है। बट इसमें हम जुगाड़ से थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये लॉजिक नहीं है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बट इसमें ऐसा मान सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, यहां ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन दे सकता है, मतलब इट विल एक्ट एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल एक्ट एज अ पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऐसा मान के चले। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर सल्फर का स्टेट देखो बेटा कितना है? +4, ठीक है। यहां पर सल्फर का स्टेट कितना है? +6, ठीक है। दूसरा तरीका जो हो सकता है याद करने का, एक तो ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट, दूसरा यहां पर सल्फर हायर स्टेट में तो इट विल एक्ट एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर सल्फर लोअर स्टेट में +4 में इट विल एक्ट एज अ पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चलता है, बट हाँ इन दोनों में से E0 से SO2Cl2 इज अ फार बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसी को मैं जुगाड़ से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, जब ये रिएक्शन हुआ तो बेटा क्लोरीन विल अटैक ऑन फास्फोरस, यहां से भी क्लोरीन विल अटैक ऑन फास्फोरस, क्या बन गया? PCl3, क्योंकि ये SOCl2 जो है ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने फास्फोरस को लोअर स्टेट पे ऑक्सीडाइज करा, +3। SO2Cl2 इज अ फार बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये फास्फोरस को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, तो फास्फोरस +5 में जाएगा और उस फास्फोरस के +5 पे कौन अटैक कर देगा? क्लोरीन अटैक कर देगा, PCl3 मिल गया, PCl5 मिल गया, ठीक है। अब आप देखो, फास्फोरस 0 से +5 गया, ऑक्सीडेशन हो गया, फास्फोरस 0 से +3 गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो साइमल्टेनियसली किसी का रिडक्शन भी होगा, बिकॉज रिडॉक्स इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो अब आप देखो, सल्फर का क्या होना पड़ेगा? रिडक्शन। सल्फर का क्या होना पड़ेगा? रिडक्शन। अब सुनो, इन दोनों प्रोसेस में आपको एक कॉमन प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज SO2। यहां पर भी क्या मिलता है? SO2, और यहां पर भी क्या मिलता है? SO2। ये कॉमन प्रोडक्ट है दोनों रिएक्शन में। आप देखो, यहां पर सल्फर +6 से कहां जा रहा है बेटा? +4 पे। इसका मतलब है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का रिडक्शन हुआ, मतलब रिडॉक्स कंप्लीट है, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, फास्फोरस 0 से +3 गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर यहां +4 में था SOCl2 में, और SO2 में भी सल्फर +4 में, क्या सल्फर का रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए इस रिएक्शन में आपको एक और साइड प्रोडक्ट मिलेगा, और वो साइड प्रोडक्ट क्या है बेटा? डाइमेरिक सल्फर क्लोराइड। क्या मिलेगा? डाइमेरिक सल्फर क्लोराइड, है ना। S2Cl2, HCl का डाइमर है। और यहां पर आप सल्फर का स्टेट देखोगे तो सल्फर का स्टेट कितना मिल रहा है? +1। क्या मिल रहा है? +1। अब आप देखो, सल्फर +4 से +1 गया, क्या रेडॉक्स कंप्लीट हो गया? यस, है ना। तो ध्यान रखें, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है, व्हेन फास्फोरस रिएक्ट्स विद SOCl2, फास्फोरस रिएक्ट्स विद SO2Cl2, फास्फोरस हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, SO2 is formed. Which of the following reaction will give one more side product? तो वो one more side product किस में मिलेगा? SOCl2 में मिलेगा, क्योंकि आप रेडॉक्स से चेक कर सकते हो कि वहां रेडॉक्स कंप्लीट हो चुका है, यहां रेडॉक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे बात समझ में बेटा? ये तो प्रिपरेशन हो गए दोनों के, मैंने समझा दिया आपको। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज में PCl3 चल रहा है अपना, है ना, स्लाइड वाइज। PCl3 कलरलेस ऑयली लिक्विड, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, है ना, वाटर की प्रेजेंस में मॉइस्चर में हाइड्रोलाइसिस होगा। आप देखें, हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन भी हम लोगों ने देखा हुआ है। PCl3 याद करें, ग्रुप 15 में पूरे ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, NCl3, PCl3, ASCl3, HbCl3, BiCl3, याद आ रहा है कुछ, है ना। तो ये PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करा, फास्फोरस कौन सी स्टेट में? +3, OH अटैक करेगा फास्फोरस पे, फास्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, फास्फोरस के +3 का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और फास्फोरस का +3 स्टेट का जो हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज फास्फोरस एसिड, और H+ जो है Cl पे अटैक करेगा, क्या मिल जाएगा? HCl, व्हाइट फ्यूम्स, याद करें, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहां PCl5 लेता और हाइड्रोलाइसिस कराता
तो +3 का ऑक्सी एसिड H3PO3 और +5 का ऑक्सी एसिड H3PO4 मिलता मुझे, वो मिलेगा। अभी हम आगे रिएक्शन देखेंगे, बट मैंने यही बता दिया है आपको। रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, पढ़ी होंगी आप लोगों ने, एक बार बस डिस्कस कर ले रहे। अब देखिए CH3COH है ना, एसिड ग्रुप आ गया आपके पास, CH3CH2OH मतलब C2H5OH है, बेसिकली अल्कोहल ग्रुप है। इन दोनों के पास OH कंटेनिंग ग्रुप है। तो OH कंटेनिंग ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स हैं उन पे जब आप PCl3 PCl5 का रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है बेटा, Cl जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, Cl जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और OH किस पे अटैक कर देगा, फास्फोरस पे। आप देखिए जब ये OH फास्फोरस पे अटैक करेगा तो यहां फास्फोरस कौन सी स्टेट में, +3 तो फास्फोरस पे जब इस OH ग्रुप ने फास्फोरस पे अटैक किया और Cl जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आप देखो फास्फोरस के +3 वाला हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा, H3PO3, और यहां पर Cl जुड़ जाएगा, यहां Cl जुड़ जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, CH3COCl, OH हटा और Cl जुड़ गया, C2H5Cl। ठीक है, ये रिएक्शन है सेम PCl5 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, फास्फोरस पेंटाहेलाइड में 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड में, पहला हमने PCl3 देख लिया, दूसरा क्या है बेटा PCl5। प्रिपरेशन देखें, एक्सेस क्लोरीन की प्रेजेंस में और SO2Cl2 की प्रेजेंस में यहां पर डायरेक्ट रेडॉक्स कंप्लीट हो जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा H2Cl2 टाइप का प्रोडक्ट नहीं मिला। ठीक है, आगे देखें प्रॉपर्टी में, येलोइश व्हाइट पाउडर, वो लिक्विड था, ऑयली लिक्विड था, एंड इन मॉइस्ट एयर इट हाइड्रोलाइजेस, है ना, टू प्रोड्यूस POCl3 एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू फाइनली कन्वर्ट इनटू H3PO4, है ना, ये मिलेगा प्रोडक्ट। देखिए PCl5 का हाइड्रोलाइसिस कराया तो पहले आपको क्या मिला है बेटा, POCl3, क्या मिला है, POCl3, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फिर ये जो POCl3 है, इसका फर्दर जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो आपको क्या मिलता है, फाइनली H3PO4। कॉन्सेप्ट वही है, जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड आपको फाइनली मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फाइनली हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है व्हेन हीटेड। याद करें PCl5 का हीटिंग इफेक्ट पड़ा है, PCl5 सॉलिड होता है कि नहीं होता, होता है। सॉलिड PCl5 किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, PCl4+ का कैटायन और PCl6- का एनायन, ये पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, है ना, वो भी मिलेगा आपको NCERT जब रीड करोगे। आगे देखें, हीटिंग इफेक्ट पड़ा हुआ है क्लोराइड्स का, उसका पॉइंट आ रहा है, व्हेन हीटेड इट सब्लाइम्स, है ना, सब्लिमेशन शो करता है ये, बट डिकंपोजेस ऑन स्ट्रॉन्गर हीटिंग। जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे तो बेटा ये डिकंपोज हो जाएगा और PCl3 विल गेट डिकंपोज्ड इनटू हायर क्लोराइड, गेट डिकंपोज्ड इनटू लोअर क्लोराइड, PCl3 एंड Cl2। और याद रखें PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तीन इक्वेटोरियल पोजीशन, 2 एक्सियल पोजीशन, वही 2 एक्सियल वाले क्लोरीन निकलते हैं बेटा, क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए डिकंपोज पहले वो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, सेम कंडीशन लाइक PCl3। आप देखिए यहां पर OH कंटेनिंग ग्रुप है, OH कंटेनिंग ग्रुप है, रिएक्शन कर रहे हैं PCl5 के साथ, OH अटैक करेगा +5 वाले फास्फोरस पे, अटैक करेगा तो H3PO4 और Cl जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपको सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन के जो या क्लोरो प्रोडक्ट्स है वो मिल जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप 15। नाउ वी आर स्टार्टिंग ग्रुप 16, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। कैल्कोजेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैल्कोजेंस, H साइलेंट है ना, H साइलेंट है, कैल्कोजेंस कहा जाता है। देखें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का जो है दैट इज NS2NP4, NS2NP4। P4 क्यों, क्योंकि ये P ब्लॉक का 4th ग्रुप है, P ब्लॉक का 4th ग्रुप है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, NS2NP4। मेंबर्स है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, न्यूली एडेड मेंबर, जो सबसे नया मेंबर है दैट इज लिवर्मोरियम। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज +6 to -2, मैक्सिमम स्टेट +6, मिनिमम स्टेट -2। ठीक, ऑक्सीजन इसमें से, ये सबके लिए रेंज है, बट ऑक्सीजन का रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सी एसिड के टाइम पे, +2 to -2, यही होता है। ऑक्सीजन कभी भी +6 में नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन प्लस केवल कब बनाएगा, जब ऑक्सीजन का कंपाउंड फ्लोरीन के साथ बनेगा, जो कि होता है O2F2, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे प्लस नहीं आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस तभी आएगा जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा। और इस कंपाउंड में आप देखो ऑक्सीजन +2 में, इस कंपाउंड में आप देखो ऑक्सीजन +1 में है, तो ये पॉजिटिव स्टेट केवल किसके साथ दिखाएगा, फ्लोरीन के साथ। ठीक है ना, चलिए नोट, एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल अदर मेंबर्स आर सॉलिड, है ना, बाकी सारे मेंबर क्या मिलेंगे बेटा, सॉलिड। ऑक्सीजन अपन को पता है गैस है नॉर्मल फॉर्म में, बाकी सब मास बढ़ता जा रहा है, वंडर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे, सॉलिडिफाई हो जाते हैं।
इसके अलावा ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी, सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप कौन है? ओजोन। सल्फर के एलोट्रॉप पढ़े, बाकी एलोट्रॉप सिलेबस में नहीं है इसलिए देखते नहीं है, बट ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एलोट्रॉपी नहीं दिखाता था। इस ग्रुप में ऑक्सीजन एंड रेस्ट मेंबर ऑल्सो शो एलोट्रॉपी। चलिए आगे आ रहे हैं। सेम प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने ग्रुप 13 में पढ़ा, 14 में पढ़ा, 15 में पढ़ा, आप 16 में भी वही पढ़ रहे हो और 17 में भी यही पढ़ना है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन वगैरह वगैरह सब जगह कॉमन बातें हैं जो भी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अपना क्या बनाएगा? हाइड्राइड। और इस ग्रुप के हाइड्राइड हम पीरियोडिक टेबल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। H2E टाइप का हाइड्राइड बनेगा। H2E मतलब H2O, H2S, H2Se, H2TE, H2PO, ये बन गया हाइड्राइड। याद करें पी ब्लॉक के हाइड्राइड, हाइड्राइड आ जाए, ऑक्साइड आ जाए, दिमाग में सीधे सीधे पीरियोडिक टेबल आ जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर से हम लोग एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार। देखें हाइड्राइड्स की बात हो रही है, किसके हाइड्राइड्स है? हाइड्राइड में एसिडिक बेसिक नेचर के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, क्या जुगाड़ बताया था बेटा? किससे देखेंगे? ब्लॉक से। पी ब्लॉक के हाइड्राइड है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप जाने पर H+ रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जो जितनी जल्दी H+ देगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी छोटा बड़ा, छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ, तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल। नीचे जाने पर आयन का साइज बड़ा हो रहा है, स्पीशीज का साइज बड़ा हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी कम क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। और नीचे जाने पर सबसे पहले H कौन देगा? H2O देगा या H2PO देगा? H2PO सबसे पहले हाइड्रोजन देगा। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन देगा वो उतना ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। ठीक है, सेम ऐसे ही ग्रुप 15 में भी था, ग्रुप 16 में भी है। आगे देखिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा अपना? ऑक्साइड। अब ऑक्साइड यहां पर दो टाइप के दे रखे हैं, एक तो +4 वाला ऑक्साइड, एक +6 वाला ऑक्साइड, है ना। +6 तो इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +4 भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बेटा? +4, या फिर 2 यूनिट लेस वाली स्टेट +4 भी दिखाते हैं। अब देखो SO2, SeO2, TeO2 या SO3, SeO3, TeO3, है ना। इसके बाद वाला रेडियो एक्टिव है, ऊपर ऑक्सीजन नहीं लेंगे, मतलब OO2 और OO3 टाइप का नहीं बनाना, ठीक है ना। तो आप देखो लेफ्ट टू राइट, इसमें देखो इन दोनों में बात करें, SO2, SO3 ऑक्साइड्स है, सेम एलिमेंट के ऑक्साइड्स आ जाए, हाइड्रोक्साइड्स आ जाए, ऑक्सी एसिड आ जाए, जितना ज्यादा पॉजिटिव स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो ये आपको दिखा रहा है कि इन दोनों में से SO2, SO3 में से SO3 का एसिडिक नेचर ज्यादा ड्यू टू हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी अब डाउन द ग्रुप देखें, SO2, SeO2, TeO2 या SO3, SeO3, TeO3 डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बेटा। याद करें ऑक्साइड्स में, हाइड्रोक्साइड्स में EN से सॉल्व होता था, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर से सॉल्व होता था। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर यहां पर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आ जाता है। एक और बात बताओ, इनमें से, इन ऑक्साइड्स में से, जैसे हाइड्राइड में सबसे पहले कौन टूट रहा था? H2PO। वैसे इन तीनों में से SO2, SeO2, TeO2 सबसे पहले ऑक्सीजन कौन देगा? TeO2 देगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और जो जितनी जल्दी, जैसे जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन दे रहा था वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और जो जितनी जल्दी ऑक्सीजन देगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। मतलब इनमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? TeO2, क्योंकि वो जल्दी ऑक्सीजन दे सकता है सामने वाले को। ध्यान रखें। चलिए आगे बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? हैलोजन के साथ। क्या रिएक्शन आ रही है हैलोजन के साथ? देखें, कोई भी एलिमेंट हैलोजन से रिएक्ट करेगा, स्पेशली ग्रुप 16 की बात हो रही है। 3 तरह के हैलाइड, जनरली 3 तरह के, है ना, और भी बनते हैं 3 तरह के हैलाइड, +2 स्टेट, +4 स्टेट, +6 स्टेट। याद करें कोवैलेंसी केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा हुआ था। सल्फर के ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बनेगा। सल्फर के एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तब बन जाएगा X6 टाइप का, ठीक है। ऑक्सीजन केवल डाइहैलाइड बनाएगा, वो O4, O6 नहीं बना सकता क्योंकि उसकी कोवैलेंसी एक्सपांड नहीं हो सकती। सल्फर X2, X4, X6, बाकी सब आप देख लें 2, 4, 6 बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें फ्लोराइड्स के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है, SF4, SeF4, TeF4, गैस, लिक्विड, सॉलिड। रीजन समझ में आना चाहिए। डाउन द ग्रुप जा रहे, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और जनरली वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो है कंप्रेशन हो रहा है या अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो सॉलिडिफाई होता जा रहा है, ये कंडीशन बन रही है। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, ठीक है ना। जब हम बात करेंगे ना, तो जैसे सल्फर है,
सल्फर का डाइक्लोराइड, सल्फर का डाइब्रोमाइड, है ना, ये जैसे बाई चांस आपको मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड आपको मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सेलेनियम का, तो एक चीज देखी गई है, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, सेलेनियम का डाइक्लोराइड और सेलेनियम का डाइब्रोमाइड एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिले हैं। इस बात को ध्यान रखें, एनसीईआरटी का गिवन पॉइंट है। ठीक, इसके अलावा ये जो पॉइंट है ना, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से सुने। ये क्या है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं X2, X4, X6, डाइक्लोराइड या डाइहेलाइड, टेट्राहेलाइड, हेक्साहेलाइड, ये तो बनाते हैं। इसके अलावा इनके मोनोहेलाइड्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मोनोहेलाइड्स। क्या मिलते हैं? मोनोहेलाइड्स। और वो जो मोनोहेलाइड्स है ना, स्टेटमेंट यहां पर मैं बोल रहा हूं, लिखेंगे, दे ऑल्सो फॉर्म मोनोहेलाइड्स विच एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? डाइमेरिक फॉर्म में। ध्यान से सुनना, ये कंपाउंड तो पढ़ा है ना, O2F2, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, H2O2, O2F2, ठीक है ना। अब आप देखो O2F2, ऑक्सीजन क्या ग्रुप 16 का मेंबर है? यस। ये एक्चुअल में O2F2 क्या डाइमर है या नहीं है? इसको डाइमर के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? यस, ऐसा लिख सकता हूं, OF2। ये बात बताओ, ऑक्सीजन जब ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सारे ग्रुप 16 के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड होते हैं? 2, ठीक है ना। 1 2 3 4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से ये 2 अनपेड है जो सिंगल सिंगल बना, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, पेयर्ड है, ठीक है। अब आप समझो, एक फ्लोरीन आया, उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरह से ये OF बन गया, एक OF बन गया। ऐसे ही ये इसका एक अनपेड है, ऐसे ही दूसरा OF जो होगा उसके पास भी एक अनपेड होगा। और याद करें CH3 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरली क्या करते हैं? डाइमर बना लेते हैं। तो ये दोनों ऑक्सीजन आपस में अनपेड इलेक्ट्रॉन से डाइमराइज हो जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? O2F2। तो O2F2 एक्चुअल में क्या है? मोनोहेलाइड का डाइमर है, मोनो ऑक्सीजन के मोनोफ्लोराइड का डाइमर है ये। तो वही हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, ये सब मोनोहेलाइड भी बनाते हैं, बट इनका मोनोहेलाइड पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड होगा, तो इसीलिए वो दूसरे सेम मोनोहेलाइड के साथ क्या हो जाता है बेटा? पॉलीमराइज हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, आई शुड से डाइमराइज हो जाता है, और डाइमराइज होकर वो डायमैग्नेटिक नेचर को ऑब्टेन कर लेता है। तो ये सारे, ये SF का डाइमर है, ये SCl का डाइमर है, ये SBr का डाइमर है, ये SECl का डाइमर है, ये SEBr का डाइमर है। ध्यान से देखना, SeCl2 नहीं बनता, ये डाइमरिक हेलाइड नहीं है, ये डाइक्लोराइड है, ये डाइब्रोमाइड है। लेकिन SeCl का डाइमर एग्जिस्ट करता है, ये मोनोहेलाइड का डाइमर है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो ये सेलेनियम के डाइमरिक हेलाइड और सेलेनियम के डाइमरिक मोनोक्लोराइड मैं बोलूं या डाइमरिक मोनोब्रोमाइड बोलूं, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब आ रहे हैं इन जनरल प्रॉपर्टीज के बाद कंपाउंड्स पर। जैसे हम लोगों ने ग्रुप 13 में बोरॉन के कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम के कंपाउंड देखे, ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वैसे ग्रुप 16 में आपको ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है। ध्यान से देखें ना, ऑक्सीजन में तो बहुत छोटा सा पार्ट है, एक ऑक्सीजन पढ़ना है, एक ओजोन पढ़ना है, मेनली हमें सल्फर ही डिस्कस करना होता है। पर देखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी? ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? देखें, बाय हीटिंग क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स पर मैंगनेट्स, ठीक है ना। क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स पर मैंगनेट्स जो होते हैं, उनको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। एक बात समझे, जितने भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं या ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए जिसके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, तो उसको जब भी आप हीट करोगे वो ऑक्सीजन देगा ही देगा। क्या देगा बेटा? ऑक्सीजन देगा, पक्की बात है, ठीक है ना। जैसे KClO3, ये 10th की पड़ी हुई रिएक्शन होती है आपकी बेटा, है ना, क्लोरेट वाली। इसको जब आप हीट करोगे KCl दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है। याद करो, मेटल नाइट्रेट्स का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने। मेटल नाइट्रेट्स को हीट करते थे, जनरल जो हीटिंग थी, है ना, वो क्या था? आपको 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस मिलती थी, एक NO2 ब्राउन कलर की और O2 मिलता था। याद आ रहा है कुछ? यस। पर मैंगनेट, ये हम लोग D ब्लॉक में देखेंगे रिएक्शन की, पर मैंगनेट को हीट करने पर भी आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये देखो, जैसे मैं आगे अभी डिस्कस करता हूं, मैंने लिख दिया बाई चांस Pb3O4। क्या लिख दिया बेटा? Pb3O4। ये Pb3O4 क्या है? ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड। Pb3O4 कैसे बना? PbO2 प्लस 2PbO, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Pb3O4, ठीक है ना। रेड लेड बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है बेटा? रेड लेड, है ना। ये बन गया। इसमें आप देखो, Pb यहां पर कौन सी स्टेट में? +4, यहां Pb कौन सी स्टेट में? +2, ठीक है।
पीबी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन +4 लेस स्टेबल है। तो जब आप हीट करोगे ना PbO2 के +4 को, PbO2 +4 वाले पीबी को जब आप हीट करोगे तो ये +4 से +2 में चला जाएगा और साथ में क्या रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन। तो ऐसा कंपाउंड जिनके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है उनको हीट करने पर आपको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। और देखें, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाइड्रोजन के नीचे कौन आते हैं, छापा वाले जो एलिमेंट्स है ना उनका ऑक्साइड है, तो ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो आप जब इसको हीट करोगे ना, किसी भी छापा वाले ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। याद करें AgHg, ये तो पढ़ा भी था हीटिंग इफेक्ट में, जब नाइट्रेट्स का हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने बोलता सिल्वर और Ag और Hg के जो ऑक्साइड होते हैं आपको ऐसा मान के चलना होता है कि Ag और Hg के ऑक्साइड जो है they are thermally very less stable, so they get decomposed on gentle हीटिंग। याद आ रहा है, कोई जेंटल हीटिंग बोला था, 300-400 डिग्री को जेंटल हीटिंग बोलते हैं यहां पर। तो ये वही रिएक्शन है, मेटल मिल जाएगा साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसमें मेटल नहीं मिल रहा, ऑक्साइड मिल रहा है, +2 वाला कंपाउंड बनेगा क्योंकि +4 से +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, एग्जिस्ट कर जाएगा और साथ में क्या दे देगा, ऑक्सीजन। तो दीज आर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। आगे तीसरा जो प्रिपरेशन आ रहा है इसका, दैट इज बाय डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, है ना। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हम लोग जानते हैं अनस्टेबल होता है, तो ये H2O देगा साथ में O2 देगा, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। कमर्शियली इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय वाटर और एयर। ऑक्सीजन हमें वाटर से मिल सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से, और एयर से भी हम लोग उसे लिक्विफैक्शन वगैरह के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। प्रॉपर्टीज देखें, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बताने की आई होप जरूरत नहीं होनी चाहिए, पता होगा सबको। कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस, पैरामैग्नेटिक MOT पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 55 केल्विन, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, पूरा जब से हमने एस ब्लॉक स्टार्ट किया बेटा, मैं आपको एक बात बोलते आ रहा हूं, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड, है ना। अब ऑक्साइड अलग अलग होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। मेनली हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब देखिए O2 अंडरगोज कंबस्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है, एक्सेप्ट नोबल एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है ना। आपसे कभी पूछे कि ऑक्सीजन किससे रिएक्ट नहीं करेगा, नोबल एलिमेंट्स, है ना। गोल्ड प्लैटिनम से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, एक्वा रेजिया रिएक्ट करता है इनसे, और कुछ नोबल गैसेस है जिनसे ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी ये इस तरह से रिएक्शन सबके साथ दिखाएगा। और इसमें आप देखें जब कंबस्शन होता है तो हम जानते हैं एनर्जी रिलीज होती है। देखिए ये कुछ कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। सल्फाइड है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग आप लोगों ने पढ़ा होता है 10th में, मेटलर्जी में हम लोग देखेंगे। तो जिंक के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन दोनों पे अटैक करेगा कंबस्शन में, जिंक का भी ऑक्साइड बनेगा, सल्फर का भी डाइऑक्साइड मिलेगा। C2H4 कंबस्शन पढ़ा होता है आपने हाइड्रोकार्बन्स का, तो वही है, CO2H2O मिल रहा है। P4 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अभी हम लोगों ने बात करी थी, इम्प्योर फॉस्फीन में P4 की इंप्योरिटी होती है, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर P2O5 या P4O10 के फ्यूम्स बना देता है। सम कंपाउंड्स आर कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज्ड, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, याद करें हेबर्स प्रोसेस, ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस, कुछ याद आ रहा है। तो हेबर्स में तो ये नहीं था, बट ऑसवर्ल्ड्स में हम लोगों ने देखा था कि हमने NH3 का ऑक्सीडेशन किया था PTRH की प्रेजेंस में, तो वो भी होता है। SO2 का भी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होता है, HCl का भी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होता है। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो इससे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ओजोन, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो हमें पढ़ना होता है मेनली, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा ओजोन के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ये दे रखा है, ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने आपको अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रॉपी में, है ना, ग्रुप 16 में। तो अब देखिए ओजोन एलोट्रॉप है, किसका, ऑक्सीजन का। दूसरी बात, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड बोला जाता है ना, यहां दिख भी रहा है आपको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक। क्या है, आपने एक कंटेनर लिया, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो समझा रहा हूं आपको। एक कंटेनर दिया, ध्यान से देखें, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने ऑक्सीजन भर दिया, प्योर ऑक्सीजन भर दिया, है ना, 100% प्योर ऑक्सीजन भर दिया। अभी आपका ऑक्सीजन कैसा बेटा, प्योर 100% ऑक्सीजन है। आपने इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर दिया। क्या पास कर दिया, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, एक शॉक दिया आपने, एक झटका दिया एकदम से, है ना।
तो कुछ एनर्जी मिली इसको झटके से, और उस झटके की वजह से ये जो कुछ पार्ट था ऑक्सीजन का, ये जो 100% ऑक्सीजन था, इसमें से मैं कलर चेंज करके बता दूं, 100% ऑक्सीजन में से कुछ पार्ट है ना 5 to 10% जो पार्ट है वो ये कलर चेंज कर दिया मैंने, वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन से चेंज हो जाएगा ओजोन में। किस में चेंज हो जाएगा, ओजोन में। 3O2 ऑक्सीजन है, किस में चेंज हो जा रहा है, ओजोन में चेंज हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वो जो शॉक आपने दिया उससे कुछ ऑक्सीजन O3 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक बात समझो, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों दिया, साइलेंट क्यों दिया, नॉइज वाला क्यों नहीं दिया, इस तरह का कुछ। तो एक्चुअल में ये जो ओजोन बन रहा है इसमें आपने एनर्जी दी है बनाते वक्त। जनरली कुछ कंपाउंड वगैरह एट द लास्ट ऑफ द प्रोसेस हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज होती है, इसमें O2 से O3 बनने में एनर्जी दी है, शॉक दिया है आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। तो एनर्जी दी है तो ये प्रोसेस एंडो हो गया, एंडो हो गया तो डेल्टा H कैसा आ गया, पॉजिटिव। और डेल्टा H पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो ओजोन बना है वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि उसके पास एनर्जी कंटेंट, इंटरनल एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। और ये अगर अनस्टेबल है तो ये टूट जाएगा। अगर आपने कुछ और इसको नॉइज वगैरह या साउंड वगैरह कुछ भी दिया तो ये बनेगा ही नहीं, तुरंत बनते ही टूट जाएगा। इसीलिए ओजोन को थोड़ी देर स्टेबलाइज रखने के लिए हम लोग कैसा देते हैं बेटा, साइलेंट डिस्चार्ज देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों दिया, टू प्रिवेंट द डीकंपोजिशन, टू प्रिवेंट द डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन के डीकंपोजिशन को बचाने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है ताकि ओजोन थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज रह सके। अब क्या हुआ, देखें जो 100% ऑक्सीजन था, रेड कलर से दिख रहा था आपको, उसमें जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो थोड़ा बहुत ओजोन बना, ऐसा नहीं कि पूरा ओजोन बन गया। तो यहां पर आप कंटेनर में आपको देखेंगे तो आपको एक मिक्सचर मिल रहा है जिसमें ऑक्सीजन भी है और ओजोन भी है। क्या है, ऑक्सीजन भी है, ओजोन भी है, जिसमें से ओजोन अप्रोक्सीमेटली 10% होता है और ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 90% होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ये 5 to 10, तो ये 90 to 95 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब आप देखो ये जो मिक्सचर आपको मिल रहा है ना कंटेनर में, इसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। यही यहां पर दे रखा है, 10% ओजोन, 90% ऑक्सीजन, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बेटा, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये याद रखना कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है, क्योंकि आगे एक जगह में यूज करूंगा। अब देखें ओजोन की जो प्रॉपर्टीज है, ये पहला वाला प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। जेई मेन में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ध्यान रखें इसको। ओजोन गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। गैस में पार्टिकल दूर होते हैं, लिक्विड में पास आए, सॉलिड में और पास आए। तो देखें ओजोन का जो गैसियस फॉर्म में कलर है वो कैरोसिन की तरह होता है ना, ब्लूइश कलर। फिर लिक्विड फॉर्म में थोड़ा पेल ब्लू, है ना, थोड़ा ब्लूइश कंटेंट। और उसके बाद सॉलिड फॉर्म में आते ही ये क्या हो जाता है, वॉयलेट क्रिस्टल ब्लैक, है ना, वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टल आपको मिल जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, ब्लैक कलर। अब देखो ब्लूइश, थोड़ा सा डार्क ब्लू हुआ और ज्यादा डार्क हो गया तो वॉयलेट हो गया, तो वॉयलेट ब्लैक कलर आ गया। तो इसको ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2। ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन O3 अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये खुद डिकम्पोज हो सकता है। और अगर ये डिकम्पोज होगा तो O2 भी बना देगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एक्शन में भी पढ़ा हुआ हमने। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आएगा ये ऑक्सीडाइज करने के काम में आएगा, तो इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन, ठीक है। डायामैग्नेटिक एंड बेंड शेप। ओजोन जो है सारे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारे पेयर्ड है, तो इसलिए डायामैग्नेटिक होगा और बेंड शेप बनता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा भी होगा, बेंड शेप होता है। चलिए, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां से ग्रुप 15 में मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रुप 15 में ज्यादातर रिएक्शन या तो हीटिंग इफेक्ट की है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट की है। उसमें जब HNO3 वाला पार्ट आया था तो हमने देखा था HNO3 वाज एक्टिंग एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेदर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म और डाइल्यूट फॉर्म। लेकिन अब ग्रुप 16, 17 यहां से जो स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, इसमें मैक्सिमम रिएक्शन 80 to 90% ऑफ द रिएक्शन, या इवन डी ब्लॉक में भी ज्यादातर रिएक्शन आपको रेडॉक्स रिएक्शन मिलेंगी। कौन सी रिएक्शन मिलेगी, रेडॉक्स। क्या मिलेगी, रेडॉक्स। अब रेडॉक्स रिएक्शन अगर आ रही है तो आपको बस देख के ये डिस्कवर करना होता है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है या ऑक्सीडाइज होगा भी या नहीं होगा, ये देखना होता है, ठीक है ना। मैं यहां पर, क्योंकि ये ओजोन वाला पार्ट जो आ रहा है सबसे पहले आ रहा है आपके सामने, इसके बाद हमें और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ने, जैसे SO2 पढ़ेंगे, है ना, H2S पढ़ेंगे, H2SO4 हम जाके कहीं ना कहीं देखेंगे। इसके अलावा कंपाउंड्स बता रहा हूं मैं आपको, क्लोरीन वगैरह देखना है। ग्रुप डी ब्लॉक में KMnO4, K2Cr2O7, ये बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इनमें से कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, कुछ दोनों की तरह भी काम करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना,
हमारे सिलेबस में मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, जितने भी नाम मैंने लिए, उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन लगभग सेम होती है। क्या होती है? सेम। जैसे मैं ओजोन के साथ ये जो रिएक्शन बता रहा हूं ना, इस रिएक्शन को लिखने का तरीका समझना होगा आपको। इसका मतलब है ओजोन रिएक्ट्स विथ H2S टू गिव सल्फर एंड O2। ओजोन रिएक्ट्स विथ SO2 टू गिव SO3 एंड O2। ये कॉमन प्रोडक्ट है O2 सब में, और ये एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये रिएक्टेंट है आपके, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, एंड दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये प्रोडक्ट्स है आपके। ठीक है ना? ऐसे HNO3 में भी लिखा था आपने, ध्यान सुनना। ज्यादातर रिएक्शन में आपको ज्यादातर कंपाउंड जो मिलेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैक्सिमम रिएक्शंस कॉमन रहेंगी। एक दो रिएक्शन ही डिफरेंट रहती है, बाकी सब कॉमन रहती है। तो वो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा कि किसमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। और यही रिएक्शन लगभग जब हम दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ेंगे तो इनमें से कुछ रिएक्शंस वहां पर जो कॉमन होगी वो हम देखेंगे, या वहां कुछ अगर डिफरेंट रिएक्शन होगी एक आध, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कॉमन रिएक्शंस मिलती है बेटा, इसीलिए ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी रिएक्शन याद करनी है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी इनसे रिएक्ट करेगा इस तरह के प्रोडक्ट ही बनते हैं मैक्सिमम टाइम्स, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक खास बात बता रहा हूं, ध्यान सुनो। ओजोन जो है, ओजोन में ऑक्सीजन का स्टेट कितना है बेटा? 0 है। ठीक है। ऑक्सीजन का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +2 से -2। तो ओजोन जो है ना, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है डिकम्पोज होकर, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सामने वाले को ऑक्सीजन देगा। ओजोन खुद तो चेंज हो जाएगा O2 में, और सामने वाले को ऑक्सीजन देगा, मतलब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब ये खुद किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद हो गया रिड्यूस, सामने वाले को दे दिया ऑक्सीजन, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट एक बात सुनना, ओजोन के बारे में एक और बात बता दूं कि ओजोन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना? क्योंकि ये +2 से -2 दोनों तरफ जा सकता है, और अभी फिलहाल में 0 पे है। ठीक है। हमारे सिलेबस में जब हम बात करेंगे तो ओजोन मैक्सिमम जगह पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, रिड्यूसिंग एजेंट हमें पढ़ना नहीं होता। बट फिर भी ध्यान रखें कि ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है, बट प्रेफरेबली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक और बात, यहां ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कितना है बेटा? 0। और जब ये चेंज हो जाएगा तो O2 बनेगा, तब भी 0। तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर नहीं बता सकते कि इसका रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ। इसमें इसने एक ऑक्सीजन लूज कर दिया है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाला केस आ रहा है, जिसमें इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और काम किसकी तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखना, इसमें आपको स्टेट से नहीं पता चलेगा। हाँ, प्रोडक्ट में आप स्टेट से देख सकते हैं। देखिए, जब ओजोन का रिएक्शन H2S से हुआ तो पहली बात समझिए, रिडॉक्स समझने की कोशिश करिए। यहां पर H2S में बेटा हाइड्रोजन तो +1 में, उसमें तो कुछ होना जाना है नहीं। सल्फर कौन सी स्टेट में बेटा? -2। कौन सी स्टेट में? -2। क्या सल्फर अपने मिनिमम स्टेट पर है या नहीं है? है या नहीं है? है। सल्फर का रेंज -2 से +6 है। अगर सल्फर मिनिमम पे है ना, और ये सल्फर और ऑक्सीजन या ओजोन ये कौन से ग्रुप के मेंबर है? ग्रुप 16। मैंने आपको बोला 16, 17 डी ब्लॉक ज्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा 80-90%। तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए। सल्फर सबसे नीचे है, तो सल्फर कहां जाना चाहेगा? ऊपर। और ओजोन क्या उससे नीचे जा सकता है? यस। मतलब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है, यस, है ना? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा यहां पर क्या रिडॉक्स होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है। एक खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सल्फर के स्टेट्स जो आपको पता होने चाहिए, सल्फर का रेंज है -2 से +6। क्या है? -2 से +6। -2 वाला सल्फर ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा? 0 पे। एडजेसेंट चलेगा, -2 से 0, 0 से +4, +4 से +6। ठीक है। ऐसे ही रिड्यूस होगा, जब +6 वाला सल्फर रिड्यूस होगा तो +6 से +4, +4 से 0, 0 से -2। एक दो रिएक्शन में इसका एक्सेप्शन मिलेगा, बाकी हर जगह ये कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ओजोन ने सल्फर को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट से यहां रिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, ऑक्सीजन लूज हुआ, उससे देखें। आगे देखो, ये जो सल्फर मिल रहा है, मिल्की सल्फर, कॉलोइडल सल्फर, याद करें। यहां पर देखो सल्फर कौन से स्टेट में? +4। यहां सल्फर कौन से स्टेट में? +4। SO2 बोलू या H2SO3 बोलू या सल्फाइड बोलू, दोनों में सल्फर +4 में। अब देखो, +4 वाला सल्फर जब भी ऑक्सीडाइज होगा कहां जाएगा? +6। वैसे तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों काम करता है। अपने सिलेबस में ओजोन किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या +4 वाला सल्फर ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या +4 वाला सल्फर ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस, हो सकता है। और अगर +4 वाला सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, कहां चला जाएगा? +6 में।
तो ये देखो प्रोडक्ट मिल गए +6 वाले। आगे बात समझ में, उससे काम हो जाएगा। यहां देखिए, इन तीनों को ध्यान से देखिए, ये कॉमन रिएक्शन है बेटा, हर जगह आएंगी, ये सल्फर वाली और हेलोजन हर जगह देखिएगा, हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इनकी रिएक्शन है और हर जगह यही प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से समझ ले। हैलाइड ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? हैलाइड। यहां देखो ये S-2 जो लिखा था ना फर्स्ट रिएक्शन में, सल्फर अपनी मिनिमम स्टेट पे था। मिनिमम स्टेट वाला सल्फर किस पे गया? न्यूट्रल फॉर्म में, जीरो फॉर्म में। किसमें गया? न्यूट्रल फॉर्म में, जीरो फॉर्म में। यहां देखो Cl- Br- I-, क्या ये हैलाइड है या नहीं है? X- है ना। क्या हेलोजन -1 इनकी मिनिमम स्टेट होती है? यस। मिनिमम वाला सल्फर 0 पे गया था, वैसे मिनिमम वाला हेलोजन भी 0 पे जाएगा। कहां जाएगा? 0 पे। तो हेलोजन जब भी -1 से होगा 0 वाली स्टेट पे जाएंगे, 0 वाली स्टेट पे जाएंगे, है ना। मैंने बोला जनरली यही रिएक्शन मिलेगी, एक दो जगह चेंज हो सकता है, वो मैं बता दूंगा आपको, बाकी आप यही ध्यान रखें। हेलोजन -1 से ऑक्सीडाइज होकर कहां चला जाएगा? 0, मतलब X- से क्या मिल जाएगा? X2 मिल जाएगा। कोई भी हैलाइड अगर ऑक्सीडाइज होता है तो Cl- से Cl2, Br- से Br2, I- से I2। अब बात आएगी दिमाग में, आनी भी चाहिए, क्या बात ये आनी चाहिए कि सर आपने Cl- Br- I- तो लिख दिया, पर F- भी तो हेलोजन होता है, हैलाइड होता है, तो F- से F2 बनाते हैं या नहीं बनाते? बिल्कुल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बेटा ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दुनिया में बहुत सारे है ना। हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कुछ औकात होती है, कुछ ताकत होती है। ये जो फ्लोरीन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन की इतनी औकात ही नहीं है कि वो इसको ऑक्सीडाइज कर पाए, इसीलिए ध्यान से देखें, ज्यादातर रिएक्शन जब भी हम देखेंगे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, हम हेलोजन में Cl- Br- I लेंगे, कुछ जगह पर Br- I लेंगे, Cl भी नहीं लेंगे, पर F तो आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। F केवल एक जगह आएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने की औकात किसकी नहीं है? ओजोन, क्योंकि ओजोन इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोराइड, तो ये फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए, इसके अलावा देखो Fe+2 में क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस। तो +2 से कहां गया? +3 में दिख रहा है। MnO4-2 ये +6 में, क्या ये +6 से ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस। कहां चला जाएगा? +7 में। इधर देखो ये दो रिएक्शन, मॉइस्ट आयोडीन और ड्राई आयोडीन। ड्राई मतलब मॉइस्चर नहीं है, तो ओजोन जब अटैक करेगा तो ओजोन का ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, ड्राई वाले पे बता रहा हूं ना, ड्राई बता रहा हूं पहले। तो जब आयोडीन पे ऑक्सीजन अटैक करेगा तो आयोडीन का क्या बनेगा? ऑक्साइड। तो आयोडीन का जो ऑक्साइड मिलता है इस बार, वो मिलता है I4O9, और I4O9 बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक हो जाता है, जैसे PCl5 सॉलिड, वैसे I4O10 सॉलिड जो होता है वो ब्रेक होता है। कैसे टूटता है? कैटायन मिलता है I3+ का, और एनायन मिलता है IO3- के 3 एनायंस मिलते हैं यहां पर। ठीक है, इस तरह से ये ब्रेक होता है। मॉइस्ट आयोडीन, ध्यान सुना, मॉइस्चर है, आयोडीन है, ओजोन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और मॉइस्चर मतलब वाटर। तो वाटर जब आयोडीन पे अटैक करेगा तो आयोडीन का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, है ना। और आयोडीन का 0 से +5 वाला हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सी एसिड। हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक। याद करिए HNO3 पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। HNO3 की नेगेटिव SRP मेटल, पॉजिटिव SRP मेटल, नॉन मेटल मेटलॉइड। याद आ रहा है कुछ? जब HNO3 नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था? इक एसिड। क्या बना रहा था? इक एसिड। क्या HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था? यस। ओजोन भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे, हर जगह देखना जब आयोडीन लोगे तो इक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? इक एसिड। HNO3 में भी HiO3 बना था, इक एसिड। यहां पर भी ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है? इक एसिड, HiO3 बन रहा है। चलिए, इसके बाद एक और रिएक्शन यहां पर PBS, ब्लैक PPT होता है, ब्लैक PPT, मैक्सिमम सल्फाइड्स आर PPT। ठीक है ना। तो अब देखो यहां PBS में सल्फर का स्टेट कितना है? -2। PBS में सल्फर का स्टेट कितना है? -2 है। और जब ये ओजोन इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बन रहा है? PbSO4। क्या बन रहा है? PbSO4। क्या बन रहा है? PbSO4। PbSO4 में सल्फर का स्टेट कितना है बेटा? +6। तो सर अभी तो आपने बोला था कि -2 से अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कहां जाना चाहिए? 0 पे। -2 से कहां जाना चाहिए? 0 पे। यहां सल्फर -2 से कहां जा रहा है? +6। ये आपको याद ही रखना है, ये आपको याद रखना है। ऐसा 2 जगह होगा सिलेबस में, एक PBS की रिएक्शन ओजोन के साथ, और एक जब हाइड्रोजन चैप्टर आप पढ़ोगे तो PBS का रिएक्शन H2O2, H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PBS विथ ओजोन एंड PBS विथ H2O2 PbSO4 बनाएगा। बाकी इसके अलावा पीबी ना देकर कोई भी और सल्फाइड दे दे, है ना, कोई भी सल्फाइड दे दे, वो 0 वाला सल्फर ही बनाएगा, ध्यान रखें। और यहां ये ब्लैक कलर का था, ये कलरलेस हो गया। इसका एक एप्लीकेशन आएगा यूज में, पेंटिंग जब
है ना, काफी टाइम तक रखी रहती है। लेड पेंटिंग, लेड से बनी हुई, लेड कलर से बनी हुई पेंटिंग काफी टाइम तक अगर ओपन जगह पर रख दें तो एटमॉस्फेयर के H2S से कंबाइन होकर वो पीबीएस का ब्लैक कलर आ जाता है पेंटिंग में, तो उसको क्लियर करने के लिए ओजोन या H2O2 का यूज करते हैं और वो इनसे रिएक्ट करके PbSO4 कलरलेस मतलब क्लियर पेंटिंग कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, यहां Hg 0 पे है, यहां Hg+1 में है, ऑक्सीडाइज हो गया। इसको ये जो कंपाउंड बन रहा है ना मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसमें आप देखें है ना टेलिंग ऑफ, इसको मर्क्यूरी सब ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी है ना मर्क्यूरी सब ऑक्साइड। और ये जो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी है ये एक एप्लीकेशन है, एक यूज है। जैसे मैंने बोला हर एलिमेंट का, हर आयन का कुछ टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, वैसे ही मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी आपको पता है कि जो ग्लास हम जैसे थर्मामीटर वगैरह देखते हैं तो मर्क्यूरी बिल्कुल इजी स्मूथली उसमें मूव करता है, उसका कोई निशान नहीं रह जाता है ना। तो क्या करते हैं, पता करना है, ऐसे बहुत सारे लिक्विड मेटल्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे लिक्विड मेटल्स को एक ग्लास पे रखा, फिर उसका रिएक्शन करा दिया ओजोन के साथ, सबके अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। ये जो Hg2O बनता है ना, ये एक तेल छोड़ता हुआ चलता है। ठीक है, जैसे आप शुगर सिरप लेते हैं तो चाशनी को, शुगर सिरप को आपने यहां रखा तो वो जब नीचे मूव करेगा तो पीछे उसके ट्रेसेस छूट जाते हैं। वैसे जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है ये ट्रेसेस छोड़ते हुए चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि टेल बन गई मर्क्यूरी की। क्या बन गई? टेल। तो ऐसा काम कौन दिखा देता है? मर्क्यूरी। तो ओजोन के साथ रिएक्शन करने पर अगर किसी मेटल का ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी टेल दिख रहा है तो हम समझ जाते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा था, वो लिक्विड मेटल कौन सा था, मर्क्यूरी था। अदर लिक्विड मेटल इस तरह का टेल फॉर्म नहीं करते हैं। चलिए, Hg does not stick to container surface as surface tension is more. ओजोन इज पास्ड, ठीक है, सब ऑक्साइड बन गया। Hg separates and goes towards borders of the container away from Hg2O. Tail like appearance, hence named tailing of mercury, also used as confirmatory test. confirmatory test है मर्क्यूरी का। अच्छा एक बात और बता दूं बेटा आपको, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो भी रिएक्शंस आपके सामने बताई गई ना, ये इसीलिए इतनी सारी, इसको क्लियर कर रहा हूं एक बार मैं, देख लीजिएगा। ये जितनी भी रिएक्शंस आपको बताई गई ना, ये सब इसलिए बताई क्योंकि मैंने बोला ओजोन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके अलावा हमें और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने, सब में इनमें से कुछ ना कुछ रिएक्शन काम में आएगी। एनसीईआरटी जब आप उठाओगे ना तो एनसीईआरटी में है ना आपको जो रिएक्शंस मिलेंगी ओजोन वाले केस में, ठीक है, ओजोन वाले केस में एक तो ये मिलेगी पीबीएस, ठीक है, ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से शायद जहां तक मुझे याद है तो ये रिएक्शन हेलोजन वाली आपको शायद देखने को मिलेगी। तो दो ही रिएक्शन दे रखी है ओजोन वाली एनसीईआरटी में, सारी नहीं है बट हाँ फिर भी आप याद रख सकते हैं, ये सब काम में आएंगी कहीं ना कहीं आपको आगे, ठीक है, इसलिए बता दी गई है अभी से ही। चलिए आगे देखें, यूज पे आ रहे ओजोन के, O2 एंड H2O2, O2 नहीं है ना, ओजोन है ये, ओजोन एंड H2O2। अभी मैंने बोला था पीबीएस के साथ ये दोनों PbSO4 कलरलेस बना लेते हैं। आर यूज टू रिमूव ब्लैक स्टेन्स, पीबीएस का ब्लैक स्टेन जो था, ब्लैक कलर जो था ऑफ ओल्ड पेंटिंग, तो पीबी इन पेंट, H2S इन एयर, पीबीएस ब्लैक हो जाता है, उसको हटाने के लिए इनका यूज करते हैं क्योंकि ये रिएक्ट करके पीबीएस से ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? PbSO4 जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, सॉल्युबल सल्फेट होता है। नोट, सुपरसोनिक जेट्स, ठीक है, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का बहुत ही कॉमन सा पॉइंट चलता है सीएफसी वगैरह से, एज द रिलीज एनओ गैस, है ना। तो सुपरसोनिक जेट जो होते हैं वो एनओ उनसे निकलता है और एनओ जब ओजोन से रिएक्ट करता है तो O2 और NO2, तो ये ऑक्सीजन तो काम में आ जाती है, NO2 काम में आ जाता है एसिड रेन वगैरह में, बट ओजोन धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा? डिप्लीट हो जाता है, तो ये हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए।